हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। सो गाइस, आज हम इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सप्लाई प्राइस क्या होता है, पर्सपेक्टिव यील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो गाइस सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप ये जानो कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है। कैपिटल एसेट्स में गाइस वो सारी चीज़ें आती है जैसे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें होती है कैपिटल एसेट्स। तो गाइस जब भी कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आप पैसे खर्चा करते हो, मतलब एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपका प्रोडक्शन करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। जैसे मशीन आपका प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है, टूल भी आपका प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प होता है। तो ऐसे सारे एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स कहते हैं। तो इन कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए जब भी एक्सपेंडिचर मतलब पैसे खर्चा होते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो गैस इन्वेस्टमेंट आपको दो टाइप का होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब गैस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि आदित्य एक बंदे का नाम है, ठीक। तो आपको पता होगा कि आदित्य को हम जनरली आदि करके बुलाते हैं, ठीक। तो गाइस ये आदि है इन्वेस्टमेंट और आदित्य है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों का मतलब ही सेम है, लेकिन हाँ, आदि इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक छोटा नाम है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होता, दोनों का मतलब ही सेम होता है। हम शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भी बुलाते हैं। तो गाइस आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आपका इन्वेस्टमेंट को आपको पता है कि हम आई की हेल्प से शो करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट को हम आई की हेल्प से शो करते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो गाइस इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आई की हेल्प से शो करते हैं, ठीक। तो गाइस आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा होगा उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा, समझ रहे हो। तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके का आपके लिए दिक्कत होता है, एक तरीके का बर्डन होता है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, एक तरीके का आपके लिए बर्डन होता है। तो गाइस यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि आपका ज्यादा है, मतलब आपका बर्डन ज्यादा है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट ए है, और आपको पता चला कि इस प्रोजेक्ट ए में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा है, मतलब आपका बर्डन ज्यादा है। तो गाइस पीपल क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, एग्री, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। और जहाँ जिस भी प्रोजेक्ट में गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बर्डन कम होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मतलब बर्डन कम है, और हमने अभी बर्डन या फिर कह लो कॉस्ट कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि खतरा कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही इसलिए इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। और दूसरी चीज आपको ये याद करनी है कि जब जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तब जब आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गाइस हम बढ़ते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए गाइस, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वैसी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जो प्राइवेट सेक्टर करती है विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो गाइस जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट को कमाने के लिए, तो वैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक। तो होपफुली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब गाइस जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये बतानी है कि गाइस जब जब आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा तो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए गाइस जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, इन्हें पता रहता है कि जिस भी कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि पक्का वो कंट्री एकदम अच्छा काम कर रही होगी, वहाँ पे सब चीज़ अच्छा जा रहा होगा, बिजनेस अच्छे चल रहे होंगे, इकोनॉमी अच्छी जा रही होगी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, जिस भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ते जाता है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और आपको पता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है ना। तो जब जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तब तक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। वैसे अगर जब जब आपका नेशनल इनकम कम होगा, डिक्रीज होगा, तब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी आपका कम होते जाएगा, एग्री। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जब नेशनल इनकम बढ़ा है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जब नेशनल इनकम कम हो रहा है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज हमने लिखा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब गाइस आपको पता है जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उसका कर्व भी पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, वो तो उसका भी जो कर्व है वो ऊपर की ओर जाता है। तो सेम चीज हमारा जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है, स्लोप है, ये भी क्या आता है, अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब ऊपर की ओर जाता है। हमने वाई एक्सिस में इनकम लिया है, ये वाला नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस में हमने इन्वेस्टमेंट लिया कौन सा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऊपर की ओर जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसके कारण, ठीक।
अब गाइस हम बढ़ते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने आपको पहले भी बताया है कि इवन इफ योर इनकम इज जीरो, अगर आपकी इनकम भी जीरो होगी तब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा ही, मतलब कंजम्पशन होगा ही होगा। और उस समय क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके की कांस्टेंट होता है। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि आपका अगर हमने वहाँ पे आपको बताया इवन इफ योर इनकम विल इंक्रीज, आपका जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट होगा। शायद हम एक बार आपको याद होगा तो आप देख लेना पिछले वाली लेक्चर्स में, हमने वहाँ पे आपको बता रखा है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा था, नेशनल इनकम बढ़ा था, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था। तो गैस नेशनल इनकम के चेंज होने से, मतलब इनकम के चेंज होने से आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका नेशनल इनकम भी चेंज होगा ना, तो आपका जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा तभी मान लीजिए आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 40 रहेगा, अगर मान लीजिए आपका नेशनल इनकम भी कम रहेगा तभी आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 40 रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कभी भी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब इनकम जितनी भी बढ़ेगी या कम होगी, आपका जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वैसे ही रहेगा। मतलब अगर 30-30 है तो 30-30 रहेगा, 500 है तो 500 ही रहेगा, ठीक। तो गाइस क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए कोई चेंज नहीं आता इसमें। तो इसका डायग्राम गाइस इस तरीके से बनता है, ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है। वाई एक्सिस में हमने वही इनकम लिया है, और मतलब एक्स एक्सिस में हमने इनकम लिया है, वाई इसमें हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हो इसकी लाइन पैरेलल रहती है एक्स एक्सिस के, मतलब दोनों आपस में ऐसे रहते हैं, कभी मीट नहीं होते और दोनों एकदम बराबर पैरेलल होते हैं। तो हमने वही लिखा है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आज हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट के कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मतलब इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि जब भी आप कोई भी नए प्रोजेक्ट में आप सोच रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे सही में उस प्रोडक्ट में, मतलब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इस टॉपिक में हमें यही जानना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सही में वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है किनेस, ये हमें कहता है कि आप एमईआई का फुल फॉर्म है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इन दोनों कंसेप्ट की हेल्प से पता लगा सकते हो कि जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डिसीजन आपका सही है या फिर गलत है, ठीक। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो गाइस इसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपसे कहता है कि एमईआई रिफर्स, इसे हम शॉर्ट में एमईआई की हेल्प से डिनोट करते हैं, ओके। तो इट रिफर्स टू द एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका जो जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा मिला है पहले के मुकाबले, तो आप उस इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो निवेश, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज करना गाइस, एक आपने इन्वेस्टमेंट किया 5000 रुपीज़ का, ठीक। उसमें आपको 11K का प्रॉफिट हो गया, 11,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपने गाइस सोचा कि मैं और एक 5K वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें गाइस गलती से आपको पता लग रहा है कि उसमें आपको 20K का प्रॉफिट, मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको उसमें 20K का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक। तो गाइस आपको फिर उस केस में क्या करना चाहिए, ये सेकंड वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, है ना। तो गाइस यही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आपको यही कह रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप क्या करो, सबसे पहले जो भी नया प्रोजेक्ट है, जैसे ये वाला आपका नया प्रोजेक्ट था, इसमें सबसे पहले आप सोचो कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको 20K का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, मतलब 20K आपको वापस मिल सकता है 5000 लगाने के बदले, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सप्लाई प्राइस और एक होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस मतलब प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड, और प्रोस्पेक्टिव यील्ड मतलब नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। इसका क्या मतलब है, ये दोनों का हम इससे समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको सप्लाई प्राइस बताऊंगा कि सप्लाई प्राइस क्या होता है। मान लीजिए गाइस ये आपके पास पुरानी मशीन थी 10,000 रुपीज़ की, ठीक। आपने सोचा कि मुझे एक नई मशीन खरीदना चाहिए 10,000 रुपीज़ की, तो आपने सोचा कि मैं बाय करता हूँ एक नई मशीन जो कि 10,000 रुपीज़ की है। तो आपने सोचा कि यार मैं ये इस पुरानी वाली मशीन को बेच देता हूँ और इसके बदले में ये एक नई वाली मशीन को ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे गाइस आप देखना बहुत नोटिस से एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो क्या, पुरानी मशीन को नई मशीन से आप रिप्लेस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक। क्योंकि पुरानी मशीन जो थी 10,000 की है, नई मशीन जो है ये भी 10,000 की है। तो आपने सोचा यार इसको बेच के 10,000 रुपीज़ मुझे मिल जाएगा, उस 10,000 का मैं क्या कर लूँगा, एक नई मशीन को खरीद लूँगा।
ठीक, तो गाइस ये रिप्लेस करने में जो कॉस्ट आई है आपकी कितनी है 10,000, मतलब 10,000 की हेल्प से ये क्या हो रहा है, आपकी नई मशीन आ रही है, पुरानी मशीन को जब आप रिप्लेस कर दोगे तो, ठीक, तो उसमें 10,000 रुपीज़ लग रहा है, तो ये गाइस 10,000 रुपीज़ आपके लिए क्या कराएगा, सप्लाई प्राइस कराएगा। ठीक, अब आप सभी कह सकते हैं कि भई पुरानी मशीन जब 10,000 रुपीज़ का खरीदा तो इसमें डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो गाइस जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने नोटिस किया कि ये 10,000 रुपीज़ में बिक सकता है पुरानी मशीन, आपने मान लीजिए कितने में की भी ली होगी और आपको लगता है ये 10,000 रुपीज़ में बिक जाएगा। तो क्यों ना आपने सोचा कि यार नई मशीन भी 10,000 की लेनी है, ये पुरानी मशीन मुझे लग रहा है 10,000 में बिक सकता है, तो आपने इसको 10,000 रुपीज़ का बेच दिया और एक नई मशीन ले ली, ठीक है, उस 10,000 में। तो ये 10,000 विल बी कंसीडर्ड एज़ योर सप्लाई प्राइस। अब गाइस होपफुली सप्लाई प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम कहते अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? देखिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मशीन है आपकी, ठीक, तो मशीन से कितना इनकम जनरेट होता है, इसका मतलब होता है यील्ड रिसीप्ट। यील्ड रिसीप्ट का मतलब आपकी मशीन से कितना पैसा जनरेट होता है। तो गाइस इस मशीन की हेल्प से सपोज करना आपका 1,200 रुपीज़ प्रोड्यूस होता है, मतलब जनरेट होता है। अब गाइस देखिए मशीन की हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे इस मशीन में फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें खर्चे भी होते हैं। तो गाइस उन खर्चों को हम रनिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें इस मशीन में 200 का रनिंग एक्सपेंसेस आता है। तो गाइस प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? जो भी आपकी इनकम जनरेट करके दे रहा है मशीन, उसमें से आप उसकी रनिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकल जाएगा। मतलब 1,200 आपका इनकम था जो इस मशीन के कारण आपका जनरेट हो रहा है, ठीक? अब उसमें उसके एक्सपेंसेस कितने हैं? 200 है, तो ये उस मशीन का क्या है? एक तरीके से एक्सपेंसेस है। तो गाइस जब आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो जो इनकम आएगी, दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड एज़ योर प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मीनिंग में भी लिखा है, ठीक? ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में है, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है? अब गाइस यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट यील्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपका एमईआई निकल जाएगा। नेट यील्ड मतलब ये देखिए नेट यील्ड आपका 1,000 रुपीज़ था, हमने यहाँ पे लिखा, अपॉन इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, एक नई मशीन को खरीदने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 10,000 रुपीज़ इधर लिख दिया, इंटू 100 हमने कर दिया तो 10% आ रहा है, तो योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10%, ठीक? तो गाइस यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो मुझे यहाँ पे और एक चीज़ बताना है कि हमने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। मेरे को यहाँ पे आपका इसका डायग्राम शो करना था। तो गाइस आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में भी नेगेटिव रिलेशनशिप होता था, जिसके कारण हमारा जो डिमांड कर्व था वो नीचे की ओर जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो इसका भी स्लोप जो है नीचे की ओर जाएगा, ठीक? तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये स्लोप होता है ना, जो स्लोप नीचे की ओर जाता है, इसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। ये देखिए मतलब रेट ऑफ, ये एक्स एक्सिस में हमने इस इन्वेस्टमेंट को लिया, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया। तो हमने यहाँ पे यही बताया कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो देखिए नीचे की ओर गया, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक? तो गाइस ये क्या होता है, नीचे की ओर जाता है इस तरीके से। तो गाइस जब भी नीचे की ओर जाता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, आपको पता है। और गाइस इस स्लोप को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कभी-कभी आपको ये भी कह सकता है कि भाई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिलेशन बताइए, तो आप रिलेशन भी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का शो कर सकते हो और बता सकते हो कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसका एक डायग्राम भी बता सकते हो, ठीक है? तो गाइस होपफुली आज इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब तो गाइस ये तो चीज़ हो गया। अब गाइस हमारा एमईआई हो गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम समझते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखिए, इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब मान लीजिए इस 5,000 रुपीज़ को आपकी ज़रूरत है, मतलब आपकी ज़रूरत 5,000 रुपीज़ की है, तो आप सोच रहे हो यार 5,000 रुपीज़ मैं बोरो कर लूँ, ठीक? क्योंकि आपको 5,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो गाइस इस 5,000 रुपीज़ को लेने के लिए भी आपको खर्चे देने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप बैंक में चले जाओगे, ठीक? तो गाइस बैंक क्या करेगा, आपको इस लोन लेने के लिए कुछ पैसा चार्ज करेगा। वो आपसे डॉक्यूमेंट का कुछ चार्ज करेगा, बोलेगा बोलेगा कि भई ₹200 का डॉक्यूमेंट आता है, ये डॉक्यूमेंट को तुम्हें भरना पड़ेगा। और जब तुम इस डॉक्यूमेंट को भर दोगे तभी हम तुम्हें ये 5,000 का लोन दे सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो कि आपको जो पैसा चाहिए बोरो करने के लिए आपको 5,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन इस 5,000 लेने के लिए भी आपको इस पैसे को बोरो करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो गाइस ये खर्चे को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक, तो ये तो एग्जांपल था। तो यही चीज़ हमने लिखा है, इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए जो खर्चा आता है, उस खर्चे को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं।
तो गाइस आपका कीनिस क्या कहता है, मतलब वो बंदा जो हमें ये बताता है कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो वो आपको समझाता है कि अगर एमईआई मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपका ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, मतलब उस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो आप उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हो। और अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो क्योंकि गाइस हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, इट इज अ कॉस्ट, ये क्या है, खर्चा होता है जो लोन लेने के लिए या फिर बोरो करने के लिए। और गाइस अगर आपका खर्चा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज़्यादा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो वो ऑब्वियस बात है कि आपका घाटा ही होगा। मतलब मान लो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट से ₹20 आ रहा है और गाइस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ₹30, ठीक, मतलब खर्चा आपका 30 है, फायदा आपका 20 है, तो वो चीज़ तो आपके लिए घाटा ही होगी ना। तो ₹30 इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है एमईआई से, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होगा और उस इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा लगाना ही नहीं है। लेकिन जिस जगह पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और एमईआई ज़्यादा होगा, तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल कराएगी, वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। ठीक, तो होपफुली गाइस आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे साथ सीख गए होंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक, सो गाइस हमारा जो टॉपिक होता है खत्म होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉस्ट कॉस्ट भी कर लिया, एक तरीके का बर्डन ही होता है। कॉस्ट मतलब एक तरीके का बर्डन, ठीक है, एक तरीके का बोझ। तो ठीक है, तो होपफुली गाइस आप मेरे साथ सारी चीज़ को भी सीख लिए होंगे। और गाइस मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको हमारी ई बुक लेनी होगी, ले सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारी वेबसाइट से, या फिर हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में है, वीडियो के बीच में भी पॉप आउट हुआ है। प्लीज़ हमसे मांगिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हमने आपको वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन आंसर, सीबीएसई में आ चुके क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल हर वो चीज़ प्रोवाइड करके दिया और बहुत ईज़ी तरीके में प्रोवाइड करके दिया है।